नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। अच्छा, तो एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है जी के मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप अ ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रॉकेट है, उसने अर्थ से बाहर निकलना है, तो हमें उसको एक मिनिमम स्पीड देनी होगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल स्पीड से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सके। ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी की इक्वेशंस की बात की जाए तो स्केप वेलोसिटी की दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। जो किताब में लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2g r, ठीक है, जिसमें ये r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की स्केप वेलोसिटी की। ठीक है, या इसकी जो सेकंड इक्वेशन है वो है मेरे पास 2g m/r। थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकल बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है इसके कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है वो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि अगर मून की बात की जाए तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून जो है वो है मेरे पास 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी ने अर्थ को एस्केप करना है तो उसको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर मून को एस्केप करना है तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है वैल्यूज की, आप लोगों से थ्योरेटिकल सवाल किया जा सकता है। अच्छा, अब फर्दर अगर मैं इन दो इक्वेशंस की बात करूं तो इन इक्वेशंस में आपको नजर आएगा कि जो आपके पास लेफ्ट वाली इक्वेशन है उसमें v और r का रिलेशन डायरेक्ट है, और अगर मैं ये आपकी राइट साइड वाली इक्वेशन देखूं तो इसमें आपको नजर आएगा कि आपकी v और r की जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अब मैं आपको कहता हूं कि जी आपने अर्थ का रेडियस डबल कर दिया तो आपके पास वेलोसिटी 1/1.4 टाइम्स होगी या 1/1.4 टाइम्स होगी। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और इसके हिसाब से वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है यहां पर? जो आपने देखना है वो आपने सवाल का अगला पार्ट देखना है कि आपके पास g की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है या आपके पास मैस ऑफ अर्थ को कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर वो आपको कहता है कि बाय कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट रेडियस इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो तब आपने कौन सी वैल्यू यूज करनी है? ये वाली यूज करनी है। अगर वो आपको कहता है कि बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो फिर आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, तो आपने बेसिकली देखना है कि आपके पास g की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है या आपके पास m की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है। ठीक है, तो ये है एस्केप वेलोसिटी। अच्छा जी, एस्केप वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट चीज जो हम देख लेते हैं वो हम देख लेते हैं, छोटा सा ही एक टॉपिक है इसके साथ ऐड करके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या चीज होती है और नॉन रिन्यूएबल क्या चीज होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स की किताब में ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और कोर्स में ये इंक्लूडेड भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि लास्ट टाइम एक दो बार सवाल आया हुआ था और जस्ट ये पूछा हुआ था कि ये वाली जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल है कि नहीं है। तो ये बेसिक से सवाल है, ये आपको सिर्फ ये पता हो कि रिन्यूएबल है, कौन सी रिन्यूएबल्स हैं कौन सी नहीं है, तो ये मोर देन इनफ है। मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है,
रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेसिकली डैम्स का कॉन्सेप्ट है। क्या है जी कि ऊपर से पानी आएगा, नीचे जो है वो टरबाइंस लगी हुई होंगी, वो टरबाइंस रोटेट करेंगी, उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये क्या है, डैम्स का कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो है वो है आप लोगों के पास विंड। विंड भी क्या है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब मैं बताना भूल गया आप लोगों को। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो कि बार बार यूज हो सकती है, ठीक है। जिस तरह पानी है, पानी एट दी एंड वापस आ जाएगा, उड़ जाएगा, बादल बन जाएंगे, बादल बन के फिर से बारिश हो जाएगी, बारिश फिर से उन टरबाइंस को रन कर देगी, डैम्स को भर देगी। विंड है, विंड चलती रहेगी, कोई मसला नहीं है, विंड कभी खत्म नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है। टाइड्स, अगली चीज है टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं, टाइड्स इस तरह से होता है कि मैं कंसिडर करता हूं ये आपके पास सी है, समंदर है। मून क्या करता है, मून की ग्रेविटी इस समंदर को अट्रैक्ट करती है और इससे वेव्स बनती हैं जिसको हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है। और वो टाइड्स की एनर्जी मैं यूज करता हूं टू रन टरबाइंस, ठीक है। तो ये है टाइड्स की एनर्जी। अब देखिए, मून भी है, समंदर भी है, तो वो तो बनती रहेंगी, उसको हम रोक नहीं सकते। जियोथर्मल, जियोथर्मल में क्या होता है कि हमें पता है कि अर्थ जो है, अगर ये अर्थ की सरफेस है तो इसके कोर के पास जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पानी को एक पाइप के ज़रिए अंदर लाता हूँ और यहाँ से गुजार के ऊपर वापस लेके जाता हूँ। तो पानी जब यहाँ पर होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस स्टीम से फिर मैं टरबाइंस को रन करता हूँ। तो ये है जियोथर्मल। जियोथर्मल के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास बायोमास। काफ़ी कंट्रीज जो हैं अब इसको एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लग गई हैं। बायोमास यानी कि जो गाँवों में आप लोगों ने देखा होगा डंक कप्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उनको आप यूज़ करते हैं और उनको बर्न करके उनसे हीट जनरेट करते हैं। उस हीट के ज़रिए आप स्टीम बनाते हैं और फिर उस स्टीम से टरबाइंस रन करते हैं, ठीक है। फाइनली सनलाइट, सोलर एनर्जी, इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल किसी को बताने की ज़रूरत है। और फाइनली इथेनॉल और मिथेनॉल से जो एनर्जी बनती है उसको भी हम कहते हैं कि ये रीन्यूएबल है। तो ये सारी आपके पास रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या है, कोल है, गैस है, ऑयल है, न्यूक्लियर एनर्जी है और फाइनली तार से बनने वाली एनर्जी है। इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं कि इनकी एनर्जी को यूज़ करते हैं टू हीट वाटर, उससे बनती है हमारे पास स्टीम, स्टीम से हम टरबाइंस को रन करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।